Assalamu alaikum. So today we are going to read chapter number 2, homeostasis, class 10 biology. अब होम्योस्टेसिस इन एनिमल आ गया हमारे पास। पहले हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट और पिछले सेक्शन हमने पढ़ लिए थे, और आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा वो। अब हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस इन एनिमल। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। Like plants, animals also live in aquatic and terrestrial habitat. According to the environment, their cells require more critical balance of the water and solute. Water continuously leave and enters the cell with solute to keep the water and solute in constant quantity, which are required for the smooth metabolic function. जैसे कि हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी हमारे पास या तो पानी में रहते हैं मतलब एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे। उनका भी हैबिटेट मतलब अलग हो सकता है। उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक उनका जो सेल होता है उनको बैलेंस करना होता है। जैसे कोई वाटर में रह रहा है तो उसके जो सेल्स होंगे उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करना होगा अपने आप को, और जो लैंड में रह रहे होंगे तो वो उनके सेल को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सो जो वाटर है वो बार बार अंदर आता है सेल के, बार बार बाहर जाता है, और जो सोल्यूट डिफरेंट सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रखना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्मूथ मेटाबॉलिज्म को अचीव करने में हेल्प करती हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब the aquatic conditions are classified on the basis of the concentration of salt present in it. The water which contain very low amount of salt called fresh water, and water contain high salt called marine water. Animal osmoregulate different in both water. इसमें क्या कहा गया है कि अभी फ़िलहाल हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो एक्वेटिक कंडीशन है वो टू चीज़ों पे निर्भर करती हैं। मतलब एक कंडीशन ऐसी है जहाँ बहुत सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक जगह ऐसी है जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जहाँ सॉल्ट की या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसको हम मेरीन वाटर कहते हैं, और जहाँ सॉइल कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो एनिमल्स में रेगुलेट डिफरेंटली इन बोथ वाटर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है which live different in different conditions, so they osmo regulate themselves in both waters. So let's read what it is saying. Osmoregulation in fresh water. अब हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती मतलब सॉरी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ऐसे माहौल को पढ़ने जाते हैं जो कि हम ऐसे माहौल को पढ़ने जा रहे हैं जो कि कहलाता है फ्रेश वाटर। अब क्या कह रहा है इसमें? Freshwater animals have hypertonic condition inside. अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि जो देखें, इसमें मैं आपको एक समझाती हूँ। ये जो है ये एनिमल की बॉडी है, और ये बाहर वाटर, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली अंदर जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, और बाहर जो होगी वो हाइपोटोनिक। So, as you all know that the water will move from the inside to outside, क्योंकि अंदर हाइपर वाटर नहीं सल्यूट, क्योंकि अंदर बाहर जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है, वाटर ज़्यादा है और अंदर सल्यूट ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो वाटर है वो सल्यूट को अट्रैक्ट करता है, तो अंदर से बाहर सल्यूट जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है ना, मतलब उनके पास सॉल्ट नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ तो सॉल्ट अपने अंदर जमा करना होगा ना ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, तो inside their body or cells, so they are facing the problem of flooding of H2O and loss of salt.
इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलवेज क्या फेस करते हैं, फ्लडिंग ऑफ H2O, मतलब इनके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो जो वाटर है वो ऑब्वियसली अंदर की तरफ जाएगा, तो वो इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, वाटर का अंदर आना, मतलब ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ H2O। और दूसरा प्रॉब्लम इनका ये है कि इनका लूज ऑफ सॉल्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये पॉइंट भी है कि वाटर भी बाहर जाएगा, मेरा मतलब सॉल्यूट भी बाहर जाएगा और वाटर अंदर आएगा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो और आपने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल है अगर वाटर ज़्यादा आ जाए तो वो बर्स्ट भी हो सकता है। तो फिर हम देख लेते हैं कि वो अपने अंदर क्या ऑस्मो रेगुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, अब यूनिसेलुलर, जिसमें ओमेबा, पैरेन्काइमा एटसेट्रा, मतलब ये दो आते हैं यूनिसेलुलर में और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये अपना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे कि ये ओमेबा है, इसके अंदर एक अदद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, तो आपको पता है अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी तो वाटर अंदर आएगा, ऑस्मोटिक फ्लडिंग होगी। लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम है इसका ये काम है कि जो है वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब स्टोर, जैसे ये बैग नुमा कोई स्ट्रक्चर कर लेता है, अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेता है और फिर क्या करता है कि यहाँ आएगा, इधर आएगा ये, और फिर यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा। क्या होगा, डिफ्यूज, बना लेते हैं, ये डिफ्यूज हो गया बाहर की तरफ। तो इस तरह वो क्या करता है, अपने से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, इसके अंदर इसने पानी भरा और इसको डिफ्यूज कर दिया बाहर की तरफ और ये बाहर चले गया। तो ये बहुत मतलब इसने क्या किया कि अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा होने से बचा लिया। अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर। अब पढ़ लेते हैं मल्टी सेलुलर। तो एक मिनट, pump out excess water by producing dilute urine। ये जो है अपने अंदर से ये वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है बेसिकली। तो ये जो होता है अपने अंदर से डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं। डाइल्यूट यूरिन क्या मतलब, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो, वाटर ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो। तो इस तरह से वो अपने अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वाटर की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होती, भर भर के उनके पास पानी होता है। तो फिर वो ऑब्वियसली लूज तो करेंगे क्योंकि उनको अपना सोल्यूट लॉस लॉस करना नहीं है, तो वो डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सोल्यूट ना जाए, वो डाइल्यूट यूरिन पास करते तो है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट भी होता है। अब हम पढ़ लेते हैं ये। Loss of salt is compensated by active uptake of salt by gills and skin as well as the use of salt containing food। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो लॉस ऑफ सॉल्ट है वो हम रोका जाता है, इनके ये जो है वो लॉस ऑफ सॉल्ट को रोकते हैं। किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेंगे कि जो सॉल्ट है उसको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे ताकि वाटर का लूज ना हो, जो वाटर है वो बाहर की तरफ ना जाए। और ये जो है अपने गिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट को अपने अंदर लेने के लिए, और स्किन का भी यूज़ करते हैं सॉल्ट का अपटेक करने के लिए। और ये ना ऐसे खाने यूज़ करते हैं जो सॉल्टिश हो, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन एनिमल्स। अब मेरीन एनिमल्स क्या होता है, अभी अभी बताया था ना आपको, जिनके पास सोल्यूट की क्वांटिटी, मतलब मेरीन एनिमल इट्स खुद उनके पास तो अंदर मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, लेकिन उनके जो बाहर होती हैं वो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, क्योंकि मेरीन वाटर जो होता है वो सॉइल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉइल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। सो जो उसमें रह रहे एनिमल्स होंगे वो उनके अंदर जो सॉइल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, हाँ, और सॉइल की क्वांटिटी बहुत कम होगी,
और वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो सॉल्ट होगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या है। यूजली मैरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी बट सम मैरीन एनिमल डेवलप हाइपोटोनिक हाई सॉल्ट और आइसोटोनिक सेम सॉल्ट कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो यूजली मैरीन वाटर एनिमल होते हैं उनके पास जो है कंडीशन वो हाइपोटोनिक होती है अंदर, मतलब ज़्यादा वाटर कम सोल्यूट। यहाँ लिखा हुआ है ये रहा inside the body but some marine animals develop hypertonic high salt और high मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है ना उस जैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। या बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा तो वो भी अपना इंटरनल कंडीशन हाइपरटोनिक बना लेंगे। और अगर या तो आइसोटोनिक बना लेंगे, मतलब वो जैसा बाहर का कंडीशंस होंगे वैसी अपने इंटरनल कंडीशंस बना लेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ये आती है ये एनिमल्स। तो ये रहा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बोनी फिश। तो एज वी ऑल नो कि उनके पास जो होता है सॉल्ट उनके पास कम होता है इनसाइड द बॉडी बट बाहर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो बोनी फिशेज होती है ना उनका जो वो ना हड्डियाँ होती है ना वो बोन्स होती हैं। आई मीन उनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है। एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डिसैलिनेशन। अब वो क्या है एक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा सी वाटर ड्रिंक करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। और अब आप बोलेंगे कि तो उसमें तो सॉल्ट भी होता है, तो ये आ गया कि प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूनिट। अब वो क्या करती है कंसनट्रेटेड यूनिट पास करती है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट होता है, कम से कम पानी होता है। तो इसलिए वो एक्टिवली सी वाटर ड्रिंक करती है ताकि जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। अब हम पढ़ लेते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस, लेकिन उससे पहले हम ऑस्मो कंफॉर्मर्स पढ़ लेते हैं क्योंकि जो ऑस्मो कंफॉर्मर्स है ना वही कार्टिलेजिनियस फिशेस है। अच्छा अ, मतलब दे इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जितना बाहर सॉल्ट होगा क्योंकि ऑस्मो कंफॉर्मर्स क्या करते हैं वो जैसी बाहर की कंडीशन होती है ना, जैसे बाहर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वो भी अपने अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेंगे और इसके ज़रिए उनकी जो अंदर और बाहर कंडीशन है वो आइसोटोनिक हो जाएगी, जो फिर उसके बाद कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, ना अंदर से बाहर ना अंदर से ना बाहर से अंदर। तो इसमें हमारे पास कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं जिसमें स्टारफिश आती है और वर्टिब्रेट्स आते हैं जो कि शार्क, स्केट्स एंड हग फिश। अब हम यही पढ़ लेते हैं कार्टिलेजिनियस फिश have high salt by storing urea inside। जो मैंने आपको बताया था वो अपना आइसोटोनिक बनाने के लिए अपने अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो अपने अंदर यूरिया स्टोर करती हैं ताकि उनकी जो है वो अपनी कंडीशन बाहर कंडीशन मिला सकें। अब आपका ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर वो यूरिया स्टोर करती हैं तो उनको कोई डैमेज नहीं होता। अरे मैं आपको बताती हूँ ना इसका कि क्यों नहीं होता। क्योंकि ये अपने अंदर TMAO स्टोर करते हैं जिसका फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। ये आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड ये स्टोर करते हैं और ये हमारे पास क्या काम करता है, ये जो है यूरिया के डैमेज से हमें ये बचाता है, हमें नहीं इन फिशेस को बचाता है। और ये जो ये थिंग है ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड ये एक्स्ट्रा प्रेशर और टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करती है इन फिशेस को। ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एग्जाम्पल मीट। और ये ऐसे कंपाउंड खाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड खाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मीट। अब हम पढ़ लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। अच्छा terrestrial conditions are harsh for living organisms because the direct contact of heat to body causes loss of water which lead to dehydration. Major problem for terrestrial life, only arthropods, some mollusks, and reptiles, bird and mammal can survive in this habitat because। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं
और वो जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं एक तो, फिर उनकी कंडीशन जो होती है वो बहुत ड्राई होती है, और जो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसको मैं कलेक्टिवली क्या कह सकती हूँ, इसको मैं हार्श कंडीशन कह सकती हूँ। वो जो होता है वो हार्श कंडीशन में रहता है, और ये ज़रूरी है कि वो कंजर्व करें वाटर को, वरना अगर वो कंजर्व नहीं करेंगे वाटर को तो उनको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन से स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस से क्या होगा, दैट। तो फिर इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, कंजर्व वाटर। अब हमारे पास कुछ सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं, जिसमें आते हैं, इसमें लिखा हुआ है शायद, जिसमें आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मोलास्कस, आर्थ्रोपोड। ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे पास सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। अब ये जो हमारे पास आर्थ्रोपोड है, इसका एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि बना हुआ होता है काइटिन से, HITI है। जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, और जो मोलास्कस का स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मोलास्कस का एक्सोस्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वाटर लॉस को भी कम करता है। और जो हमारे पास ये जो काइटिन है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, जो ये आर्थ्रोपोड्स है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो एडवांस टाइप का होता है, क्योंकि जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, और अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि इंसेक्ट को छोड़ के बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो देयर बॉडी आर कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमारे पास आर्थ्रोपोड और मोलास्कस की बात होती है, जो कि इनके काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इनका स्केलेटन मूवमेंट प्रोवाइड करता है, वाटर लॉस को रोकता है। तो इनकी बात तो हो गई। अब थिक स्किन। अब थिक स्किन से क्या मुराद है, ये हमारी बात करी जा रही है, मैमल्स की। मैमल्स हो गए और वगैरह वगैरह, इनकी जो होती है वो थिक स्किन होती है। ठीक है, बना दिया मैंने। थिक स्किन होती है ताकि वाटर लूज कम हो, और ये वाटर लूज ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम हो, मतलब थिक स्किन होती है। थिक क्या करेगी, थिक स्किन वाटर लूज को प्रिवेंट करेगी। दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। अब वो किडनी हमारे पास जो है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो पहले हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्यों, ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। और जो हमारे पास जो रेक्टम है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा मैंने जो बोला है। आप अगर ना समझ आया तो दोबारा रिप्ले कर लें वीडियो को। अब some of them can produce water from fat catabolism with the help of perezosomes, camels, kangaroos। और जो कुछ होते हैं जैसे कैमल्स हो गए और कैंगरूज, उनको आपने देखा होगा कितना चलते फिरते हैं, मतलब डेजर्ट एरिया में बहुत चलते हैं, वो चलते रहते हैं। तो आपके कभी दिमाग में ख्याल है कि ये कभी मरते नहीं है इतनी धूप में चलते चलते, वाटर भी नहीं है डेजर्ट में, कहाँ होता है वाटर, ये कैसे जिंदगी सर्वाइव करते हैं। ये इनके पास एक फैट कैटाबॉलिज्म होता है, इनके पास होता है मेटाबॉलिक वाटर, जो कैटाबॉलिज्म के दौरान फॉर्म होता है, और ये एक टाइप का फैट होता है। जो मेटाबॉलिक वाटर होता है वो कैटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है फैट के, और ये किसके जरिए, मतलब इसमें हेल्प करता है पीरेक्सोसोम्स। ये पीरेक्सोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि सेल में नाउ कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड। और ये जो होते हैं, ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये कंटिन्यूसली वाटर पीते हैं और लिक्विड फूड यूज़ करते हैं। जिससे हम हमारी बात कर लो, मैमल्स हैं, हम वाटरमेलन खाते हैं, और ये चीज़ें वाटरमेलन अगर आप खाते हैं तो आपको आपकी आधे से ज़्यादा वाटर की कमी दूर हो जाती है। तो अच्छी चीज़ है वाटरमेलन। अब आ जाते हैं हम एक्सक्रीशन पे। अच्छा, during metabolism, living organism catabolize protein and other nitrogenous containing compound which produce some
टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं डिफरेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, अदर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। तो which produce some and compound. These toxic compound are mainly NH3 मतलब अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। जो हमारे पास ये टॉक्सिक कंपाउंड है, ये कुछ है हमारे पास, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है वो सबसे हाईली टॉक्सिक होता है और फ्रेश वाटर एनिमल्स के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम ऑफ NH3 को 500 ml वाटर चाहिए होता है, जो कि फ्रेश वाटर एनिमल से दे सकते हैं। यूरिया जो होता है उससे कम टॉक्सिक होता है, ये हम मैमल से एक्सक्रीट करते हैं, और इसको 1 ग्राम ऑफ यूरिया को 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। और यूरिक एसिड है, इसमें 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को 10 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो NH3 है ये फ्रेश वाटर एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया मैमल्स, और ये जो है ये इंसेक्ट्स बर्ड्स वगैरह एक्सक्रीट करते हैं, और रेप्टाइल्स भी। नाउ जनरली कहा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो ये सारे तीन कंपाउंड हैं इनको हम कलेक्टिवली नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। if these compounds retain in body and accumulate, they can damage the cells or organ, therefore they must be removed from the body। अगर ये आपको पता है, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रहेंगे तो ये हमारे बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि मतलब अमोनिया हमारी बॉडी में भी मतलब प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ये हमारा हार्मफुल है। अच्छा, they can and must be removed from the body। The removal of this nitrogenous metabolic waste is called excretion। और जो रिमूवल है इन सारे नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट की, वो हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाती है। अच्छा, दूसरे हाथ पर जो मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, जो प्लांट का है वो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है एनिमल से। प्लांट है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो हमारा जो खुद का खाना, जो प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद पर बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एज प्राइमरी प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स कैटाबोलाइज टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बाद में कैटाबोलाइज हो जाता है CO2 में और H2O में। The CO2 reutilize in photosynthesis and H2O is no toxic compound। जो हमारे पास CO2 है वो रीयूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट अपना खाना वाना बनाता है वो CO2 से ही बनाता है, दिन के वक्त और रात के वक्त भी बनाता है। तो बस आगे हम पढ़ते हैं कि H2O, और जो H2O है वो टॉक्सिक तो बिल्कुल नहीं है। एज ऑटोट्रॉफ दिस सिंथेसिस वैरायटी ऑफ कंपाउंड, और जो अपना ये खुद खाना बनाते हैं एज अ ऑटोट्रॉफ, ये बहुत तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। So the waste product of one reaction are utilized in another metabolic reaction as reactant consumed। और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपाउंड बनेगा तो वो दूसरे में यूटिलाइज हो जाएगा, दूसरा बनेगा वो तीसरे में यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसा तो इनका सारा सिस्टम होता है, तो इनके पास कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बचता ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, इनके पास दिन में CO2 आ रही होती है बाहर से और ये ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, तो CO2 भी इनके लिए जो है हार्मफुल नहीं है, बल्कि उससे ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं हमें। और ऑक्सीजन भी इनके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसको रात को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, कुछ और इनके लिए वाटर, वाटर भी इनके लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ भी हार्मफुल नहीं है इनके लिए। अगर आप फोटोसिंथेसिस पे डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और बाकी इनके लिए कोई प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होता। तो अब आगे हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो अब ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, और इनकी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।